राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए मैं तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैब द स्टार्स में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने जमाने में बड़े बड़े सुपरस्टार को पीछे छोड़ दिया और इनके अदाओं का जलवा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बूढ़े से लेकर जवान तक हर किसी के जहन में बस चुकी थी। ये कितने दिनों के बाद मिले हो। जी हाँ दोस्तों, हर सुपरस्टार इनके साथ काम करने के लिए बेताब था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी का नाम लेते ही आंखों के सामने उनकी खूबसूरत चेहरे की छवि हमारे सामने आ जाती है और उनका डायलॉग बोलने का तरीका, डांस करना, हीरो के साथ रोमांस करना और कभी कभी लड़ाई करना, सब कुछ लाजवाब था। उनके घने बाल, फैशनेबल कपड़े और तेज गति से डायलॉग बोलने की आदत से नौजवान उनके अदा पर मर मिटने के लिए तैयार थे। लेकिन इतनी खूबसूरत अभिनेत्री ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली कि लोग सोचने लगे कि भगवान ऐसा खूबसूरत चेहरा देकर इनमें बुद्धि और चतुराई क्यों नहीं दी। आज की इस वीडियो में हम उनकी फिल्म जगत के कुछ कारनामे और ममता कुलकर्णी की हसीन खूबसूरत चेहरे के पीछे क्या क्या गुल खिला रही थी, आज के इस पूरी वीडियो में हम आपको ये पूरी बात बताने वाले हैं। ममता कुलकर्णी मराठी ब्राह्मण परिवार से जन्मी प्रियदर्शनी उर्फ ममता शुरू से ही एक जिद्दी और मेहनती लड़की थी। 20 अप्रैल 1972 को इनका जन्म हुआ मुंबई शहर के अंधेरी नजदीक वर्सोवा इलाके में और उनका बचपन भी यहीं बीता। उनके पिता मुकुंद कुलकर्णी मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, तो वहीं उनकी माता पुराने जमाने की बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री उषा किरण की बहन थी। अभिनय की विरासत उन्हें माँ की तरफ से ही मिली थी, तो वहीं उनके पिताजी का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। ममता की दो बहनें मिथिला कुलकर्णी और मोलिना कुलकर्णी, और इन दोनों बहनों ने ही अभिनेत्री बनने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। ममता कुलकर्णी बहुत ही खूबसूरत थी और उन्हें खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए उन्होंने अभिनेत्री बनने का फैसला ले लिया और ऑडिशन देने वाले हर एक फिल्मकार उन्हें अपनी अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया। और ममता कुलकर्णी ने एक साथ कई भाषाओं में फिल्म की और 1991 में और 1992 के बीच रिलीज हुई उनके फिल्मों का नाम नान बरगल तमिल मूवी और मेरा दिल तेरे लिए हिंदी मूवी और तेलुगु डोंगा पुलिस और हिंदी में तिरंगा मूवी। इन शुरुआती फिल्मों में से सिर्फ तिरंगा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया और ममता कुलकर्णी रातों रात सुपरस्टार बन गई। और इसके बाद सैफ अली खान के साथ आशिक आवारा करने के बाद उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 1993 के बाद उनका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। अक्षय कुमार, सलमान खान, गोविंदा, सुनील शेट्टी, आमिर खान, संजय कपूर जैसे सितारों के साथ उन्होंने 2 या 3 फिल्मों में काम किया। इसके पीछे का कारण ये था कि उस दौर की बाकी अभिनेत्रियों फिल्मकारों को बोलकर उन्हें काम से हटवा देती थी और साथ ही उस दौर में मुंबई पर दाऊद इब्राहिम का दहशत भी था। दाऊद सीधे सीधे बॉलीवुड पर अपना कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए उसने और उसके गैंग के सदस्यों ने फिल्म जगत की एक ऐसी अभिनेत्री को टारगेट किया जिन्हें गॉडफादर की जरूरत थी। ऐसे में ममता कुलकर्णी सीधे सीधे छोटा राजन के संपर्क में आ गई। ममता को लगा कि अंडरवर्ल्ड के डर से कोई भी बड़ा फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्म से बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब आज मुंबई पुलिस ने 90 के दशक में एक एक गुंडे को पकड़कर एनकाउंटर कर दिया, इससे डरकर दाऊद के गुंडों ने फिल्मकारों को धमकाना बंद कर दिया था। अब माफिया के कनेक्शन और 1993 में अर्धनग्न फोटोशूट के कारण ममता कुलकर्णी का करियर ढलान पर आ गया और 1993 में ममता कुलकर्णी ने स्टारडम मैगजीन के लिए अर्धनग्न होकर फोटोशूट कराया था। इससे आम जनता भड़क गई और बहुत सारे लोगों ने ममता के खिलाफ FIR दर्ज कराई। बाद में कोर्ट ने ममता कुलकर्णी पर जुर्माना ठोक दिया और इसी सिलसिले में एक दिन वो कोर्ट में बुर्का पहनकर आ गई। इस छोटी सी बात को मुस्लिम समाज के लोगों ने मिर्च मसाला लगाकर इस बात को खूब उछाला। ममता कुलकर्णी जितने दिखने में खूबसूरत थी उतनी ही बातचीत करने में बुरी थी।
उन्होंने महान फिल्मकार राजकुमार संतोषी को टारगेट किया। चाइना गेट फिल्म के लिए संतोषी ने पहले ममता कुलकर्णी को कास्ट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने वो रोल उर्मिला मातोंडकर को दे दिया और इस बात से नाराज होकर ममता ने उन्हें सबक सिखाने के लिए माफिया और गुंडों का सहारा लिया। कुछ दिन बाद दाऊद के गुंडों ने संतोषी को फोन करके परेशान करने लगे और आखिरकार संतोषी ने परेशान होकर उन्हें दोबारा कास्ट कर ही लिया और इस तरह से हरकत करके ममता ने ये साबित कर दिया कि उनके विचार करने की शक्ति बहुत ही कमजोर है। और तो और इससे पहले कई फिल्मकारों के साथ ममता ने इसी तरह की हरकत की थी। इस वजह से साल 1997 के बाद कोई भी बड़ा फिल्मकार ममता कुलकर्णी के आसपास भी नहीं जाता था। ममता कुलकर्णी जवान थी और खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, लेकिन उनका बर्ताव बिल्कुल माफियाओं की तरह था। इस वजह से सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे मेगा स्टार कलाकार उनके साथ 2 या 2 से अधिक फिल्मों में काम नहीं कर पाए और चाइना गेट 1998 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने शुरू के दिनों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फ्लॉप होने के बाद भी इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड जीते और टीवी के जरिए सारी लागत वसूल हो गई। लेकिन इस बीच ममता कुलकर्णी ने मीडिया में ये बताकर तहलका मचा दिया कि राजकुमार संतोषी ने उन्हें न सिर्फ सेक्सुअली हरेस किया बल्कि फिल्म के सारे शॉट्स भी निकाल दिए। इस स्टेटमेंट के बाद आम जनता और बाकी फिल्मकार तथा कलाकारों ने ममता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी लोगों ने ममता कुलकर्णी का घमंड और करतूतें देखी हुई थी। 1999 के बाद फिल्मी गलियारों में ममता कुलकर्णी की बात नहीं होती थी और न ही कोई बड़ा फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करता था। इस वजह से ममता कुलकर्णी दुबई जाकर शो करने लगी और वहां उनका एक दोस्त दुबई में सजा काट रहा था। जानकारी के तौर पर उसका नाम विक्की गोस्वामी बताया जाता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि वो एक मुस्लिम है। बेशक विक्की और ममता की मुलाकात 1995 में हो चुकी थी। दुबई में उसका एक होटल भी था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि विक्की असल में एक ड्रग तस्कर था। माफिया से जुड़ने के बाद ममता कुलकर्णी तुरंत ही हसीन कुंडली बन चुकी थी। इस वजह से ममता ने विक्की को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, जिस वक्त से ममता का बॉलीवुड में काम तमाम होने लगा। उस वक्त से ही दुबई पुलिस विक्की को जेल पहुंचाने की तैयारी में लग चुकी थी। साल 1997 में विक्की गोस्वामी को अरेस्ट किया गया और ड्रग की तस्करी के लिए आरोप आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विक्की के जेल जाने के बाद दाऊद के गुंडों ने एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जो विक्की की जगह ले सके। ऐसे में करियर बर्बाद करने के बाद ममता कुलकर्णी दुबई में ही बस चुकी थी। यहाँ कुछ सोच करने के बाद वो इस प्रकार से गायब हुई कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग तरस गए। ऐसा माना जाता है कि 2002 के बाद ममता कुलकर्णी काले धंधे करने में पूरी तरह से माहिर बन चुकी थी। एक खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना खूंखार दरिंदा हो सकता है, इस बात पर यकीन करना नामुमकिन है, लेकिन हकीकत तो यही थी। एक जमाने की हसीन अभिनेत्री एक ड्रग तस्कर की डॉन बन चुकी थी और विक्की की जगह आकर उन्होंने क्या क्या किया ये बताना तो नामुमकिन है, लेकिन मकसद तो उनका विक्की को जेल से बाहर लाने का भी था और इस काम में उन्होंने कामयाबी भी हासिल की और 2012 के साल में विक्की को जमानत मिल गई और इसके बाद ये दोनों दुबई से निकलकर केन्या आ गए और एक साथ ड्रग तस्करी करने का काम करने लगे। 4 साल बीतने के बाद भारत और अमेरिका एजेंसी को भी भारत में हुए बड़ी तस्करी होने के सबूत मिलने लगे और नारकोटिक्स विभाग के जवानों को केन्या में रहने वाले लोगों की जानकारी मिली, जो भारत के कुछ लोगों के साथ मिलकर लगभग 2000 करोड़ का ड्रग बनाने वाले थे। नारकोटिक्स अफसरों ने बहुत सारे विदेशी लोगों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी में उन्हें ये भी खबर मिली कि केन्या में बैठकर खुद ममता कुलकर्णी और उनके पति विक्की गोस्वामी इस घटना को अंजाम तक लेकर जाने वाले थे। विक्की के खिलाफ सबूत मिलते ही अमेरिका सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड की सूची में रख दिया और तब से विक्की गोस्वामी फरार है और विक्की के फरार होते ही महाराष्ट्र पुलिस ने ममता कुलकर्णी को भी वांटेड घोषित कर दिया। साल 2016 में ममता को गिरफ्तार करने की पहल शुरू होते ही फिल्म जगत में हंगामा मच गया, लेकिन ममता कुलकर्णी को हमदर्दी दिखाने वाला यहाँ कोई नहीं था। सबसे पहले पुलिस ने ममता कुलकर्णी की सारी जायदाद जब्त कर ली।
और उसके वर्सोवा वाले घर के दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया था। भारत में हो रही कार्रवाई को देखकर ममता कुलकर्णी ने बहुत बड़ी योजना बनाई और उस योजना को अंजाम देने में सफल भी हो गई। काला काम करने वाले लोग अक्सर दान धर्म और साधु महात्माओं का वेश धारण कर लेते हैं और ममता ने भी यही कर दिया और खुद को साध्वी घोषित करके उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को ये बताया कि वो 2002 से यह सन्यासी की तरह जिंदगी बिता रही हैं। अपने नाटक को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने एक किताब पब्लिश की और जिसमें उन्होंने लिखा कि वो कैसे अभिनेत्री से साध्वी बनी और उस किताब का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। इस किताब में उन्होंने ये लिखा कि एक गगनगिरी नामक एक संत से प्रभावित होकर उन्होंने साध्वी बनने का फैसला लिया था। खैर, ममता कुलकर्णी साध्वी हैं या नहीं हैं, इनके वीडियो से देखकर आपको पता लग ही जाता है। लेकिन अगस्त 2024 में उन्हें खुशखबरी मिल गई। 7 अगस्त को हाई कोर्ट ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ लिखी गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया। दरअसल कोर्ट के पास ममता कुलकर्णी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए उन्हें इस तस्करी से रिहा कर दिया। साल 2017 में ममता कुलकर्णी ने एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। ममता कुलकर्णी ने ये साबित कर दिया कि इस तस्करी से उनका कोई लेना देना नहीं था और इस बात को भी उन्होंने साबित कर दिया कि विक्की गोस्वामी को वह सिर्फ जानती थी। शादी की बात खारिज करते ही उन्होंने ये भी मान लिया कि वो एक जमाने में उनका पार्टनर था। जानकारी के मुताबिक ममता कुलकर्णी इस वक्त केन्या में हैं। उन्होंने वहां पर भारतीय मूल बिजनेसमैन उरू पटेल के संग खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है। तो दोस्तों, ये था ममता कुलकर्णी का असली सच। तो आपको ममता कुलकर्णी कैसी लगती हैं, उनकी फिल्में कैसी थी और वो कैसी आपको लगती हैं, आप अपने कमेंट्स द्वारा अपनी राय हमें दे सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।